आप सभी को बहुत धन्यवाद। माँ भगवती राधा देवी के पावन अवसर पर मुझे 2 शब्द बोलने का अवसर मिला है। मैं उस प्रकृति शक्ति को नमन करते हुए आप सभी का आभारी हूँ। मंच पर आदरणीय जिलाध्यक्ष भस्मा पटवारी जी, प्राचार्य आदरणीय सीलू सर जी, सकम सर जी, गोमे सर जी, सीलू सर, सीलू सर और सभी कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, प्यारे बच्चे और सभी आयोजक समिति, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रतिभा सम्मान है हमारे समाज के कर्मचारियों की एक बेहतरीन पहल है। मैं आप लोगों को मार्गदर्शन तो नहीं दूंगा क्योंकि हम हमारे वरिष्ठों से मार्गदर्शन ले रहे हैं और हम सीखने के प्रयास कर रहे हैं और शिक्षा को ही हमने मेन विषय बनाया है और शिक्षा ही हमारी मेन विषय होना चाहिए। तो लगातार हमें हमारी वरिष्ठों का मार्गदर्शन मिलता रहता है और हम हमारे ब्लॉकों में, जिलों में जैसे भी हमें योग सहयोग मिलता है और हम सहयोग करते हैं। तो हम सभी हमारे शासकीय कर्मचारियों के सदा आभारी रहेंगे कि आपने इस तरह जो प्रतिभा को निखारने का प्रयास किया है। लगातार हर ब्लॉकों से नई कला, चाहे वो खेल की हो या पढ़ाई की हो या अन्य दूसरी विषयों की हो, तो लगातार धीरे बच्चे आ रहे हैं। और अभी हमने देखा कि जिम्नाजियों में हमारे छोटे छोटे बच्चे जो वादन के क्षेत्र में, जो हारमोनियम में जा रहे हैं, बेंजो में जा रहे हैं, तबला में जा रहे हैं, तो ये भी हमारी बेहतरीन कला का क्षेत्र है। तो धन्यवाद हमारे सभी कर्मचारियों का जिन्होंने इतनी सुंदर कार्यक्रम का आयोजन इस वर्ष से प्रारंभ किया है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी आयोजक टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जो अच्छा प्रयासरत है अपने क्षेत्र में और जिले में युवा के प्रति, जुझारू और संघर्षशील युवा जो अपने युवा अवस्था और कम उम्र में काफी संघर्षशील युवा जो अपने कदमों को ऊंचाई तक पहुंचाने में अपना कोशिश, कृपया मंच पे पहुंचे, मार्गदर्शन दे बच्चों को, आदरणीय सम्मानीय वरिष्ठ जनों को। राम भरोसा स्वागत है आपका मंच पे। जुझारू हेलो सभी को मेरा जय जवाहर। मेरा नाम राम भरोस दरसामा, मुकाम पोस्ट सारंगवीरी, तहसील मोखेड़, जिला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश का निवासी हूँ और मैं मवासी समाज छात्र संगठन MSSU का जिला अध्यक्ष हूँ। लेकिन मैं इसी के चलते मैं अपनी शिक्षा को कंटिन्यू बनाए रखा हूँ और साथ में फिजिकल एजुकेशन के माध्यम में अपना PTI जो फिजिकल के लिए अच्छा कार्य करते हैं, इसी के चलते हमारे NGO के माध्यम से भोपाल से मुझे PTI के पद पर सीहोर में पदस्थ किया गया है, जिसमें मैं कॉलेज में सभी युवाओं को और कॉलेज के छात्रों को सभी को मैं PT करवाता हूँ। खेल के क्षेत्र में मोटिवेट करते रहता हूँ और उनको आगे लेकर जाता हूँ जगह जगह। और साथ में अपने जिलों में जितने भी लड़के लड़कियां अपने पढ़ाई और जो भी शिक्षा के क्षेत्र में जो भी जानकारी मेरे तक पहुंचती है मैं सभी को शेयर करता हूं। साथ में हमारे सबसे पहले आदरणीय हमारे सीलू सर और यहाँ पर आए सभी वरिष्ठ साथीगण और मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बुजुर्गों, सभी को मेरा सेवा जवाहर सादर आमंत्रित और सभी को मेरा धन्यवाद जो कि आपने बोलने का मौका दिया और सभी अपना बहुमूल्य समय निकालकर यहाँ आए। और इसी के साथ मैं ये प्रतिभा सम्मान समारोह जो कि इसी वर्ष आयोजित किया जा रहा है, जो कि हमारे शासकीय कर्मचारी द्वारा आयोजित किया जा रहा है,
तो ये हर ब्लॉक वाइज इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इससे पहले जिले स्तर पर किया गया था, किसी कारणवश किसी को प्रमाण पत्र और उनके पुरस्कृत नहीं मिले थे, इसलिए ये तहसील वाइज किया जा रहा है। इसके लिए मैं हमारे शासकीय कर्मचारी और हमारे सीलू सर का तहे दिल से धन्यवाद और उनके लिए जोरदार तालियों से इनका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। तो इसी के चलते मैं ज्यादा तो नहीं बोलना चाहूंगा क्योंकि सभी और वरिष्ठ नागरिक लोग हैं। तो मैं फिजिकल के क्षेत्र में कार्य कर रहा हूं, तो मैं 2 लाइन कहना चाहता हूं। न थके है पाँव कभी ना ही हिम्मत हारी है, न थके है पाँव कभी ना ही हिम्मत हारी है, देखे है कई दौर फिर भी सफर जारी है, फिर भी सफर जारी है। और मैं ज्यादा तो नहीं बोलना चाहूंगा, सभी लोगों को मौका दूंगा, तो इसलिए मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवाहर। बहुत बहुत धन्यवाद रामभरोस जी का। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी मिले आएगा। थक करना बेटे इस मंजिल के मुसाफिर, थक करना बेटे ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा मेरे रामभरोस भाई जी। इसी के साथ इसी कक्षा में बुलाना चाहूंगा, हमारे बीच में एक ऐसा वक्ता है जहाँ पर मैं जानता हूँ कि उनके माध्यम और सहयोग ये संगठन को एकजुट जगाने का और मिलाने का काफी उत्साहित है। आदरणीय मौलवी हसन जी कृपया आकर अपने उद्बोधन बच्चों को और आदरणीय सम्मानीय हमारे वरिष्ठ जनों को 2 शब्दों से बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे यहाँ आमंत्रित कर 2 शब्द कहने का अवसर दिया, इसके लिए मैं हृदय से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। प्रधान गोबरी की पावन धरती पर आज हमारे मोकड़ ब्लॉक के समस्त कर्मचारी गणों के विशेष प्रयास से हमारे समाज के पढ़ने वाले बच्चों के लिए यह पहल पिछले माह छिंदवाड़ा जिले में जिला स्तरीय रूप से किया गया था, जो हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ा नवाचार है। और उसी पहल को आगे बढ़ाते हुए यह कार्यक्रम आज हम हमारे समाज के पढ़ने वाले बच्चों के लिए ब्लॉक स्तर में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह, जिन बच्चों ने अपने उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए प्रतिभागी अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, उन्हीं का सम्मान करने का उद्देश्य कि वह अपने छात्र जीवन में आगे बढ़े और अपने भविष्य को उज्जवल बनाए। क्योंकि हमारा जो समाज है, हमारे समाज में जो शिक्षा का स्तर है काफी गिरा हुआ है, उसी शिक्षा के स्तर को बढ़ाने एवं समाज में शिक्षा के स्तर को ऊपर बनाए रखने के लिए यह प्रयास करने वाले समस्त कर्मचारी गणों को अपने तरफ से हृदय से आभार व्यक्त करूंगा और इतने कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मौलवी वसीम जी का। इसके पश्चात मैं बुलाना चाहूंगा आदरणीय श्री चरणलाल जी दरसामा जी। हमारे सीलू सर ने निवेदन किए हैं, जो छिंदवाड़ा से पहुंचे अपने बहुमूल्य समय निकालकर। आदरणीय दरसामा सर जी, तालियों से स्वागत करें सर का। सम्मानीय मंच, आज की सभा के आयोजन के जो कर्मचारी और जनप्रतिनिधिगण, आप सभी का आज के कार्यक्रम में जो योगदान है उसके लिए कैसे आप लोगों का शुक्रिया अदा करूं। मेरे को भी अभी एक बाईजी को अल्फाज नहीं मिल रहे थे, मेरा भी कमोबेश वही स्थिति है। क्योंकि वास्तव में जिस प्रकार से
पहले हमारे बालक बालिकाएं पढ़ती थी, 5वीं 8वीं 10वीं आजकल सामान्य थी। यहाँ तक भी पहुँचते हैं तो भी उनकी जो स्थिति है वो कमोबेश नहीं पढ़े के बराबर। उसके बाद 12वीं के बाद भी जब कॉलेज स्तर पे जाते हैं तो भी उनकी सोच समझ का विकास नहीं होता है। हमारे समाज के जो दीगर जिलों में जो सदस्यगण हैं, जैसे बैतूल, वहाँ डायरेक्ट कोरकू समाज लिखा रहता है उनके नाम के आगे। ऐसे ही खंडवा में भी ऐसे बहुत से जिले हैं जहाँ से हमारे अधिकारी वर्ग सचिवालय में मुख्यमंत्री के वित्त सलाहकार तक रह करके रिटायर हुए। अब क्या है, इस बीच में हमारी एक समिति चलती थी पहले छिंदवाड़ा में, मवासी कोरकू सामाजिक समिति। हमारी भी यही सोच थी कि यार समिति के मार्फत से हम सब लोगों को जोड़ें, हमारा कुनबा एक हो जाए, कुछ थोड़ा थोड़ा अंशदान करके हम जो है हमारे स्तर पे एक स्कूल कॉलेज खोलें जिसमें हमारे शिक्षक हों, हमारे ही बच्चे हों, हर वक्त उन पर निगरानी रखी जाए, उनको तकनीकी शिक्षा दी जाए। और जैसे अभी एक सज्जन ने बोला था कि ये हमारा जो सामाजिक कार्यक्रम है पर इसमें जो है हमारी भाषा का उपयोग नहीं कर रहे हैं। अच्छी बात है, संस्कृति के प्रति हमें जागरूक होना चाहिए, पर हमें आज के परिवेश से भी परिचित होना चाहिए। हमारी भाषाएं सिर्फ हमारे गांव और घर तक सीमित है। देश में हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में प्रचलित है और इसलिए हमें हिंदी भाषा से रूबरू होना बहुत जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में अंग्रेजी को मान्यता प्रदान की गई है और हमें अंग्रेजी भी बहुत जरूरी है कि वो आना चाहिए। तो आज हमें जो है किसी एक भाषा से नहीं बंधे रहना है, हमें बहुभाषी बनना है। वो समय चला गया है कि हम सिर्फ एक ही भाषा में रह करके और अपने समाज की संस्कृति को पालते रहे। नहीं, हमारी संस्कृति को पालते हुए हमें जो है उसका सभी भाषा में अनुवाद करके लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता है। हम जब चिंतन करते हैं, बैठते थे उस समय में, यार क्यों हमारे समाज का विकास नहीं होता है, तो सबसे पहले हमने विचार किया कि यार कहीं ना कहीं शिक्षा हमारे माकूल नहीं है, क्यों ना हम शिक्षा के क्षेत्र में जो है प्रयास करें। और इस कार्यक्रम में जो है क्रांतिकारी स्वरूप से बदलाव लाने के लिए हमारे बीच बाद में जुड़े हमारे कन्हैयालाल सीलू जी, उनका भी शुक्रिया अदा करने के लिए वास्तव में मेरे पास सही अल्फाज नहीं है। जिस प्रकार से अभी सभी लोगों ने कहा कि शिक्षक वह ज्योति है जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश प्रदान करता है, वास्तव में वो उसी प्रकार की ज्योति है जो अपना सारा खून पसीना समाज की जागृति और बच्चों को अमूलचूल विकास के लिए हमेशा चिंतनरत रहते हैं। उसी बीच में साथ में मिल गए हमारे बाबू सिंह सीलू जी और फिर हमारे कोर्ट वाले बाबू जी। सभी लोगों ने विचार किया कि नहीं यार, वास्तव में अपने को कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे बच्चों का शिक्षा के प्रति लगाव हो। तो सर्वप्रथम अभी हमने जो है जिन लोगों ने बोर्ड की परीक्षा दी है सभी का जो है हम सम्मान करते हैं। किसी का मेडल से करेंगे, किसी का ताली बजाकर करेंगे, किसी का पुष्पांजलि से करेंगे और किसी को जो है प्रशस्ति पत्र भेंट करके करेंगे, क्योंकि जिन बच्चों ने बोर्ड परीक्षा में भाग लिया वो सभी सम्मान के पात्र हैं। पर फिलहाल क्या है, प्रतियोगिता लाने के लिए शिक्षा में जो है एक होड़ पैदा करने के लिए हमने जो है जो उत्कृष्ट हैं पहले उनको सम्मानित करना जरूरी समझा। अब इसमें जहां भी हमारी भूल होगी, आप सभी लोग अब जो है ये कार्यक्रम अभी तक जो है सिर्फ जिले के मवासी समाज के कर्मचारी संघ के माध्यम से किया गया। अगली बार हम आप सभी से अनुग्रह करेंगे कि इसमें जनप्रतिनिधिगण भी शामिल हो, बच्चों के माता पिता भी शामिल हो और बच्चे भी शामिल हो। कार्यक्रम अच्छा हो, कार्यक्रम में सांस्कृतिक रंग भी हो, और कार्यक्रम में परंपरा का रंग भी हो। सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि एक टूल चीज को अपन ने आगे कर लिया और ये परंपरा का रंग है करके 2-4 लोग पी के आ गए और अपना वो बताने लगे। वो परंपरा तो एक बाद की है, पर आदमी उसको नहीं भूलता है, उसको जरूर सामने ले आता है, लेकिन वास्तु की जो परंपरा है अपनी उसको भूल जाता है। पहले क्या होता था, आज हमें इस प्रकार आयोजन की आवश्यकता पड़ती, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले भी शिक्षा और जागृति चलती थी, बुजुर्ग लोग चलाते थे। कैसे? जब शादियां होती थी, दूसरे गांव से एक गांव से दूसरे गांव में जब बारात जाती थी तो पंच लोग बैठ करके अपने रीति रिवाज परंपरा का निर्वहन करते थे, चर्चाएं करते थे कि अपने समाज में ये परंपरा है, ये रीति रिवाज है और इसका हमें जो है आने वाले समय में
कैसे हमारे समाज में परिपालन होना चाहिए करके जो लड़के कुछ कहना चाहिए कि गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने वाले होते थे, उनको साथ में शामिल करके उनको सजग किया जाता था। लिखित हमारा कोई संविधान नहीं रहा आज तक, लेकिन सिर्फ इस प्रकार जागृतियां चलते रही। जैसे जो है विवाह के अलावा भी जैसे अवसान का कारण जैसे छिटकी बोलते हैं, छिटकी में भी जाकर के बैठते थे सियाने लोग, एक दूसरे को उस समय बोलते थे अपनी भाषा में आना डोरा। कोई भी प्रश्न डाल दिए, फिर उस दूसरे गांव वाले ने उसका उत्तर दिया, फिर उसने प्रश्न डाला, फिर इसके बाद हमारे रीति रिवाज में किस किस चीजों का समावेश होना चाहिए, ये सारा कुछ होता था। लेकिन आज के परिदृश्य में वो परिलक्षित नहीं होता। ऐसा ही हमारा जो सबसे पवित्र कर्म होता है, पितर को जब अपन गुरु बनाते हैं, उस समय में भी लोग बाग बैठ करके, बहुत दूर दराज के लोग आकर के परंपरा को कैसे सहेजना इस बारे में चर्चा करते थे। लेकिन आज ऐसी कोई परंपरा नहीं चल रही है। कारण हम थोड़ा बहुत पढ़ लिख लिए हैं और हमारी ही परंपरा को कमजोर निगाहों से देखने लगे। ये निगाहों से, अरे नहीं यार ये तो गलत है, ये लोग तो ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि चार लोग बैठ करके उसको सुधार लें, बिल्कुल नहीं, उस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। तो इन सारी समस्याओं के जड़ में एक ही चीज हमने बैठक में खोजा है कि कहीं ना कहीं हमारे बीच में कम्युनिकेशन गैप है, यानी बातचीतों का अभाव है। हम एक दूसरे से मिलना जुलना पसंद नहीं करते हैं, और अगर मिलते भी हैं तो जैसे किसी ने कोई अच्छी बात बोला था, दूसरा कटाक्ष करने के प्रयास में रहता है कि नहीं यार वो क्या बोला, मैंने तो ये बोला, मैंने ये देखा हूं। तो ये चीजें कहीं ना कहीं अपने विकास में बाधक है। हम अक्सर ये देखते आए हैं शुरू में कि जिस समाज में एकता होती वो समाज आगे है, शुरू से आगे है। आज भी जैसे अंग्रेजों के शासन के समय से आप देखिए, ब्राह्मण लोग, कायस्थ लोग, बनिए लोग, ये लोग ज्यादातर जो है राजा लोगों के उसमें रहे हैं, करीबी। तो आज वो लोग उन्नत हैं, हम लोग दूर दूर रहे हैं। इसमें हमारी सभ्यता को बचाने की भी कवायद थी। हमारे कहना चाहिए कि समाज को भी मूल रूप से शुद्ध रूप से सहेजने की भी कवायद थी। इस वजह से हम जंगल पकड़ लिए, जंगल में रहे, और आज अभी भी सबसे पीछे हम ही हैं। और अगर हमें जो है सबकी बराबरी से कंधे से कंधा मिलाकर चलना है तो सबसे पहले शिक्षा के प्रति जागरूक होना पड़ेगा, और शिक्षा के लिए जो भी हम कर सकते हैं उन सब चीजों को हमें अमल में लाना पड़ेगा। जैसे कि आज कहने को एक बात यहाँ नहीं बोलना चाहिए, पर हम उसका उद्घाटन जरूर करना चाहेंगे, क्योंकि शुरू में समाज को कहना चाहिए कि राजनीति में अपना स्तर दिलाने के लिए, शिक्षा में अपना स्तर दिलाने के लिए एक संगठन बनाया। कुछ लोगों को संगठन में पद की लालसा थी, कुछ लोग टूट के उससे अलग हो गए। फिर भी वो संगठन अपना काम करते रहा, कुछ लोगों को जोड़ते रहा, इधर उधर सब ब्लॉकों में घूमते रहा। उसके बाद फिर उस संगठन, 2 संगठन हो गए। एक संगठन अलग भग रहा है, कोई धर्म चिन्ह लेके भग रहा है, कोई विज्ञान के प्रति लोगों को जागरूक कर रहा है। तो ऐसे समय में आप लोगों को निर्णय लेना चाहिए कि हमें कौन से समिति के साथ चलना चाहिए। आप लोग बताएं, क्या आज हमें धर्म चिन्ह मिलने से हमारा विकास हो जाएगा? हमारे बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग हैं, भाई राधे श्याम जी है, रमेश भाई है, हमारे भतीजे श्री सरपंच साहब हैं, और भी बुजुर्ग लोग हैं। क्या हमें आज धर्म चिन्ह की आवश्यकता है या फिर टेक्निक की आवश्यकता है? बच्चे नहीं बता पाएंगे, लेकिन इसमें जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं वो तो कुछ हाँ या ना कुछ तो बताएं, हमें किस चीज की आवश्यकता है आज? बोलिए भाई। शिक्षा और टेक्निक की आवश्यकता है ना, उसी के बलबूते हम, भाई देखो हमारे पास में विद्या अगर रहेगी, अधिकतर हमारे गुरुजी लोग पढ़ाते स्कूलों में, विद्या ददात धन्यम विन्यादयाति पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्मः तथा सुखम। यानी विद्या विनम्रता प्रदान करती है, व्यक्ति विनम्र होने से धन कमाता है, धन प्राप्त होने के बाद आदमी धर्म करता है, और धर्म करने से उसको सुख और मोक्ष की प्राप्ति होती है सभी प्रकार की। तो सबसे पहले आपको जो है शिक्षा के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। आप जागरूक हो जाएंगे तो आपको एक होने में दिक्कत नहीं जाएगी।
अगर आज भी हम नहीं जागे तो भविष्य में हम कुछ नहीं करेंगे, हमारी जिंदगी ऐसे ही रहेगी। हमें आवश्यकता क्यों पड़ी बच्चों को प्रेरित करने की? क्योंकि अक्सर हम देख रहे हैं कि हमारे पास बड़े कॉलेजों में पढ़ने के लिए पूंजी नहीं है कि हमारे बच्चों के पास एक दो लोग जो सर्विस पेशे वाले वो पढ़ा सकते हैं, बाकी लोग क्या करेंगे? प्रतिभाशाली अगर बच्चे हैं भी क्या करेंगे? 12वीं पढ़ के छोड़ देंगे या कॉलेज करके छोड़ देंगे, लेकिन उनका मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों ने सिर्फ अभी तो कर्मचारी वर्ग को अपने उसमें लिया है विश्वास में। हम चाहते हैं कि हमारे समाज के सभी लोग इस विश्वास के साथ हमारे साथ जुड़ें कि हम जो है हमारा जीवन समाज के लिए समर्पित है। ऐसा नहीं कि आपको समाज के लिए समर्पित है तो रोज समाज के काम करवाएंगे, नहीं, हम आपसे सिर्फ एक अंशदान लेंगे। जैसे आप अगर महीने में 10,000 कमाते हैं तो ज्यादा नहीं 100 रुपए समाज के उन गरीब बच्चों के लिए दान करें जो प्रतिभाशाली तो है पर अर्थाभाव के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे। क्योंकि पढ़ लेना एक अलग चीज है और कर लेना दूसरी चीज है। पढ़ने और करने में बहुत अंतर है। जैसे कि किसी कवि ने कहा, पोथी पढ़ पढ़ जगम हुआ पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित। यानी हमारे ही गुरुजनों ने कहा है कि पढ़ना और करना में बहुत अंतर है। पलट पलट के आपने बहुत पढ़ लिए, डिग्रियां हासिल कर ली, लेकिन अगर वो आपके रोजगार के काम में नहीं आया तो पढ़ना किस काम का? कोई काम का है? नहीं है। इसलिए पढ़ना जरूरी है, पर उस चीज को चिंतन करके पढ़िए कि ये हमें जो है जीवन में काम भी आए। अब चूंकि मेरे ख्याल से लगता है प्रशस्ति पत्र वितरण का समय हो चुका है और अधिक वक्ता लोग शायद नहीं है, मैं जबरदस्ती बकवास किए जा रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि हमारे पॉलिटेक्निक संस्थान जिला छिंदवाड़ा के प्राचार्य महोदय शायद हमारे बीच में बहुत अमूलचूल परिवर्तन वाली शिक्षा नीतियां लेकर के लाते हैं, आप लोगों को वो लोग रूबरू करवाएंगे। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहता हूं, क्योंकि इससे ज़्यादा बोलना यानी आप लोगों के अधिकार का हनन होगा, इसलिए समझ चाहता हूँ। धन्यवाद आप सभी को, मेरा सेवा जोहार। एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ जाते जाते, आजकल क्या है, विचार के मतभेद में हमारे पूर्वजों के, अपन बोलते हैं रीति रिवाज को सहेजने की बात करते हैं, पर हम रीति रिवाजों का उल्लंघन भी कर रहे हैं। पहले जब हम कहीं जाते थे, मिलते थे, तो हमारे पूर्वजों के चरण छूकर सेवा सेवा शब्द बोले, और कहीं अगर वहां से उठ के जाने लगे पूछते थे आपका सेवा जवार हो गया? नहीं यार नहीं हुआ, मैं जा रहा हूं। आज एक दो लोगों ने उसको क्या कर दिया, जय जोहार जय जोहार। आप बताइए क्या जय जोहार में शालीनता झलकती है? क्यों भैया बताएं आप लोग। अगर जय जोहार दूसरे लोगों के साथ अगर आप अभिवादन कर रहे हैं तो जय जोहार बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समाज के बीच अगर आप जय जोहार बोलेंगे तो मेरी नज़र में असभ्य कहलाएगा वो व्यक्ति। आप लोगों की नज़र में अगर अच्छी हो तो आप लोग सिद्ध करके बताएं, हम आपके कहने पे चलेंगे, क्योंकि विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए और विचारों के आदान प्रदान से ही सच्चाइयाँ छनकर बाहर निकल के आती हैं। तो आप लोग भी बताएं कि जय जोहार सही है या सेवा जोहार सही है समाज के बीच? सेवा जोहार सही है। सेवा जोहार सही है। और जो अम्मट जी बाबा जी का ये सेवा जोहार है। अच्छा 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 भैया, गाड़ा गोंदे वाले बाबा जी ने तो बता दिया कि सेवा जोहार सही है। आप लोग सामाजिक बंधु भी बताओ यार, सेवा जोहार सही। तो काव्यन अपन जब अभिवादन करते हैं तो अभिवादन करते समय हमारे वाणी में अच्छे शब्दों को चुन करके करें, ताकि एक परंपरा हमारी निभती रहे, आगे आने वाली पीढ़ी को भी ज्ञान हो कि हमारे समाज में इस प्रकार की परंपरा और रीति रिवाजों का प्रचलन है। धन्यवाद। सेवा जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दर्शन सर का, बहुत अच्छे विचार व्यक्त। वास्तव में इनसे सीखना पड़ेगा और सीख के योग है। बहुत अच्छी चीजें बताए उनने, उनके द्वारा वास्तव में सीखने की जरूरत है और मार्गदर्शन की जरूरत, बहुत कभी मार्गदर्शन लेने की जरूरत पड़े तो मार्गदर्शन भी देने की आवश्यक है। इनसे वो सीखने योग्य बातें हैं। मैं जरूर अपने बच्चों को उनके शब्दों के
शब्दों को, विचारों को मैं बताऊंगा घर जाकर बहुत अच्छी बात पे। इसी पश्चात मैं बुलाना चाहूंगा हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय श्री कन्हैया लाल जी सिलू, ITI कॉलेज के प्रोफेसर है, जो अब आमंत्रित है, कृपया करके मंच पे आकर अपने उद्बोधन दें। आदरणीय सिलू सर जी, तालियों से स्वागत करें। इस प्रधान गोगरी के पावन धरा पर सम्मानी मंच पर मंचासीन हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री गोंदिया जी, हमारे चाचा श्री आचार्य महोदय सिंगुरी स्कूल हाई स्कूल के श्री बाबू सिंह सिलू जी, हमारे जिला अध्यक्ष श्री चरणलाल दर्शमा जी, और यहाँ पर हमारे ब्लॉक अध्यक्ष श्री राधेराम सकुल जी, और हमारे सरपंच, जितने भी जनप्रतिनिधि जिनका शायद मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, और मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे, और जितने भी मोखेड़ ब्लॉक के यहाँ पर उपस्थित सम्मानीय नागरिक और सगाजन, सभी को मेरा सेवा जोहार। जैसा कि मैं शुरुआत करता हूँ एक अपना परिचय से, उसके बाद मैं बात करूँगा एक अपनी प्रतिभा सम्मान की रूपरेखा कैसे तैयार हुई, फिर उसके बाद शिक्षा पे, फिर महिला सशक्तिकरण पे, फिर उसके बाद समाज और संगठन पे। मैं ज़्यादा दूर का नहीं हूँ, आप ही लोग के बीच का एक सामाजिक प्राणी हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा उमरा नाला में हुई है। काफ़ी समय में उमरा नाला में हम लोग निवास किए हैं, करीब 20-25 सालों से उमरा नाला में रह के ही मैंने शासकीय स्कूल से मैंने पढ़ाई अर्जित की है। और मेरा मूल ग्राम जो है बिछवा ब्लॉक से है, कुंडा रैयतोय करके, मैं वहाँ का रहने वाला निवासी हूँ। एजुकेशन में भी आप लोग के जैसा एक नॉर्मल शासकीय स्कूल में उमरा नाला में पढ़ा हूँ। 20-25 साल हम लोग वहाँ पर रहे हैं। उसके बाद पढ़ाई करने में जबलपुर गया, और उसके बाद फिर मुझे नौकरी मिली 2003 से। तो 2003 से लेकर 2017 तक मैं अपने ज़िले के अलावा अन्य ज़िलों में शासकीय सेवा के रूप में कार्यरत रहा। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ जनवरी 2017 में अपने ज़िले में पुनः वापस आने का। तो पहली बार था कि 14 साल का एक वनवास मैंने काटा दूसरे अन्य ज़िलों में काम करते हुए। जब मैं दूसरे ज़िलों में काम करता था, सर्विस करता था, तो एक समय ऐसा भी आया था कि मैं जो MP का लास्ट बॉर्डर है अलीराजपुर ज़िला, जो गुजरात के बॉर्डर में है, जो अपने छिंदवाड़ा ज़िले से लगभग 1200 किलोमीटर दूर है। मैं जब कभी सोचता था वहाँ पर रह के कि अगर मान लो मुझे कभी कुछ मैसेज आए कि भाई आपको अर्जेंट में घर आना है, तो हम कैसे पहुँचेंगे। तो कई बार सोच के ऐसा भी लगता है कि हम इतने दूर ड्यूटी कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं, अगर हम हमारे समाज के बीच में नहीं है, अपने परिवार के बीच में नहीं है। तो ऐसा लगता था, कभी कभी ऐसा अनुभव होता था कि काश हम अपने ज़िले में जाए और समाज के लिए करें, कुछ परिवार के लिए करें, कुछ सोचें। तो 14 साल के वनवास के बाद जनवरी 2017 में मेरा यहाँ पर आगमन हुआ। तो सर्वप्रथम हमारे जो भूतपूर्व जो जिलाध्यक्ष महोदय थे, आदरणीय हमारे स्वर्गीय श्री सूर्य सिंह सिलू जी, उनका बहुत बहुत आभारी तहे दिल से मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्हीं के मार्गदर्शन में मैं समाज सेवा के क्षेत्र में कदम रखा। उन्होंने ही मुझे इस क्षेत्र में लाने का उनका अहम योगदान रहा। फिर उनके साथ अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होता रहा। फिर ऐसा लगा कि हमारे संरक्षक महोदय श्री आदरणीय BS सिलू साहब ने एक बार कहा कि कुछ तो करना चाहिए समाज के बच्चों के लिए। उनके विचार ही थे, और हमारे भूतपूर्व जो स्वर्गीय श्री सूर्य सिंह सिलू भूतपूर्व अध्यक्ष महोदय थे, इन्हीं के विचारों से हमने दिसंबर 2019 में एक बैठक हमारे संरक्षक महोदय के निवास स्थान पर रखी गई थी, जिसमें बैठक में आपके साथी जो गणपत मासा जी हैं वो भी पधारे थे। 2019 में हम सभी कर्मचारी वर्ग का वहाँ पर एक बैठक हुआ था कि भाई हमारे समाज के आगे जो उन्नति है, जो सुधार है, उसके लिए क्या प्रयास करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसकी एक रूपरेखा वहाँ पर सभी कर्मचारी वर्ग जिले के सभी लोग आए थे। वहाँ पर मोखेड़ के भी थे, मोखेड़ से आपके गणपत मासा जी, हमारे संरक्षक महोदय, हमारे श्री चरणलाल दर्शमा जी, और जुन्नाडो ब्लॉक के भी हमारे बहुत सारे कर्मचारीगण आए थे। तो उस समय एक विस्तृत रूपरेखा वहाँ पर तैयार हुई कि हमें शिक्षा के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में कैसे काम करना है, क्या करना है। तो एक रूपरेखा तैयार हुई थी। तो वो बात थी हमारी दिसंबर 2019 की। तो जैसे आप लोग को पता है कि जैसे जनवरी फरवरी 2020 में फिर कोरोना काल आ गया, तो वो 2 से 3 साल चला। तो हमारी जो कार्य योजना दिसंबर में बनी थी वो वहाँ की वहाँ रह गई थी। तो
कोरोना काल भी काफ़ी लंबा चला, तो उसी बीच में वो हमारी योजना जो सब लोगों ने बनाई थी वो जहाँ की तहाँ रह गई थी। लेकिन जैसे ही कोरोना काल खत्म हुआ तो फिर कहीं ना कहीं इच्छा में सभी के एक जागृत हुई कि भाई पिछले जो रूपरेखा बनी थी उसी में फिर से हमें काम करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे सभी कर्मचारी वर्ग का ऐसा मानना था कि अगर हमारा समाज पिछड़ा हुआ तो कुछ न कुछ 3 चीज़ों से पिछड़ा हुआ है। एक, पहला, शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग कहीं ना कहीं कमज़ोर है। दूसरा, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में कहीं ना कहीं हमारा समाज पिछड़ा हुआ है। तीसरा, समाज संगठन और राजनीतिक में क्षेत्र में कहीं कहीं हमारा समाज पिछड़ा हुआ है। अगर आप देखेंगे अन्य समाजों में वो समाज आगे बढ़ा हुआ है, जो शिक्षा के क्षेत्र में आगे है, वो समाज आगे बढ़ा है जिसकी महिला सशक्तिकरण बहुत आगे है। महिला सशक्तिकरण पे काफ़ी डिटेल में भी बात करूँगा मैं। और वो समाज आगे बढ़ा है जिसका समाज संगठन काफ़ी मजबूत है, और वो समाज आगे बढ़ा है जिसका राजनीतिक क्षेत्र में काफ़ी इंटरफेयर है या राजनीतिक क्षेत्र में काफ़ी आगे गए हैं। इन क्षेत्रों में कहीं ना कहीं हमारा एक अभाव सा प्रतीत होता था कि कहीं ना कहीं हम इन सभी क्षेत्रों में कमज़ोर हैं। ऐसा भी नहीं कि हमारे ज़िले में मवासी समाज का जो जनसंख्या है कम है। जैसे कि आप सब लोग किताब में पढ़ते हैं, पेपर में पढ़ते हैं कि छिंदवाड़ा एक आदिवासी बहुल जिले, तो क्या आदिवासी में कौन समाज ही आता है या प्रधान समाज ही आता है? कहीं ना कहीं तो मवासी समाज भी आता है ना। आज आप छिंदवाड़ा शहर में जाके देखोगे, आदिवासी पे आ जाती है। एक छिंदवाड़ा क्षेत्र में कभी जाके देखोगे तो बहुत सारे लोग तो आज मवासी समाज का नाम ही नहीं जानते। उनको मालूम ही नहीं कि मवासी समाज होता क्या है, ये जाति होती कौन सी है। तो अगर उन लोग को नहीं मालूम कि मवासी समाज क्या होता है तो आप समझ सकते हो कि हम कहाँ पर रह रहे हैं, कहाँ जी रहे हैं, किस स्थिति में रह रहे हैं, कि हमारी पहचान ही नहीं है। और सरकार बोलती कि भाई आदिवासी बहुल जिला है, तो आदिवासी बहुल जिला को तो हमने ही बनाया ना, किसी अन्य समाज में तो नहीं बना। गौंड समाज के साथ हमारा भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि भाई मवासी समाज को पहचान क्यों नहीं रहा। तो उस रेखा को चलते हुए फिर कहीं ना कहीं हमारी एक योजना तैयार हुई सभी कर्मचारी के साथ में कि पहले कर्मचारी वर्ग को इकट्ठा किया जाए। कर्मचारी वर्ग को पहले हमने इकट्ठा किया सभी लोगों ने, तो हमारा एक कर्मचारी ग्रुप भी बना हुआ है। तो उन कर्मचारी ग्रुप में बनाने का भी एक और उद्देश्य था कि बहुत सारे हमारे समाज के जो कर्मचारी वर्ग हैं नौकरी में लग तो जाते हैं, लेकिन कुछ नियमों के अभाव में या कानून कायदे के अभाव में, जानकारी के अभाव में कहीं ना कहीं दबे से रहते हैं, या फिर हम हमारी आवाज़ उठा नहीं पाते, या स्वतंत्र होकर हम हमारे कार्य नहीं कर सकते थे। इन्हीं सभी चीज़ों को लेके एक कर्मचारी ग्रुप का निर्माण किया गया, ताकि किसी भी कर्मचारी वर्ग के पास में कोई भी जानकारी आए तो वो व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करे, ताकि अदर अन्य जो भी हमारा कर्मचारी वर्ग है वो उसको देखे, समझे, मतलब जाने कि वास्तव में क्या नियम बने हैं, क्या कैसे बने हैं। तो उन सभी चीज़ों को लेकर हमारा एक कर्मचारी ग्रुप भी बना हुआ है। फिर धीरे धीरे लगा कि भाई शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहिए। ये अकेले मेरे द्वारा नहीं किया गया, ये अगर हमारे कर्मचारी बंधु, हमारे वरिष्ठ जो यहाँ पर मंचासीन है, अगर इन सब का सहयोग, मार्गदर्शन नहीं मिलता तो संभवतः ये प्रतिभा सम्मान जो शब्द आप लोग पूरे जिले में सुनते चले आ रहे हैं तो ये साकार नहीं होता। तो कहीं ना कहीं हमारे सभी कर्मचारी वर्गों का कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग रहा। जैसा कि सहयोग के लिए अभी बार बार यहाँ के हमारे साथीगण कह रहे हैं, जो खेद व्यक्त कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है। सहयोग कहीं ना कहीं से आपका हम सबको मिलता रहा है। सहयोग जैसे कि जरूरी नहीं कि आप आर्थिक रूप से सहयोग करें,